हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताएँगे आप लोग। ठीक है? आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट दोस्तों, यानी क्वेश्चन बनता है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम पर्यावरण की क्लास आपको लाए हैं। मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्लास आपको मिलेंगी दोस्तों, चारों क्लास ये मैं आपको 3 बार जब तक रिवाइज़ करा दूँगा, ये भी मेरी गारंटी है, 3 बार तक रिवाइज़ करा दूँगा। जो बच्चा बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, वो अब आ जाओ भाई। आज से जितनी भी मैं वीडियो डालूँ, सारी वीडियो देखो भाई। ये मेरी गारंटी है, आपका जीएस में रिवीजन इतना करा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए, ठीक है? विद क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में ये भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, सारी सारी चीजें, मूल विधि भी दोस्तों, ठीक है? और करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर तो भूल गए, तो सारा का सारा पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं। और जितनी भी मेरी मेहनत है, बहुत दिन की मेहनत है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं एकदम। ये मान लीजिए 20 दिन बचे हमारे हमारे पास में, 20 दिन के अंदर फुल तैयारी भाई, फुल तैयारी, गारंटी के साथ तैयारी करा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना, साथ साथ चलना है। बोरियत महसूस होगी भाई, पढ़ाई में बोरियत महसूस होती है, मसाला नहीं मिलेगा भाई। जैसा मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उससे थोड़ी आवाज लो ही हो जा सकती है, खामखा हवा हवाई मैं कहूंगा नहीं। आपके सामने है जितना भी कंटेंट है, आपको अगर ये लगे कि हाँ ये कम है या ये फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आप भाई प्रीवियस पेपर देख लीजिए, ठीक है? और कंटेंट को मिला लीजिए। पॉलिटी पढ़ के पॉलिटी क्वेश्चन देख लीजिए, ईवीएस पढ़ के, जो इन्वायरमेंट पढ़ के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देख लेना, किसी भी क्वेश्चन को देख लेना आप, अगर आपको ना मिले तब बात बताना, ठीक है दोस्तों? तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आज से स्टार्ट हुई है दोस्तों, और रिवाइज में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कान में रीड लगानी है, आराम से बैठ जाना है, कहीं पे लेटना नहीं है, लेटते नींद आ जाएगी भाई, है ना? मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा कि जैसे ही अगर पढ़ने बैठता हूं, अगर लेट गया, मैं कुछ चीजें करने लगा, लेट के किताब पढ़ने लगा, तुरंत नींद, ठीक है? अभी भी ऐसा होता है, तो इसीलिए आराम से बैठना है, कुर्सी बैठ जाओ, जहां भी हो, जैसी भी हो, बैठ जाओ आराम से तसल्ली से, और कान में रीड लगा लो, ईयरफोन, और ध्यान से सुनो, ठीक है? चलते हैं दोस्तों, पर्यावरण परिस्थिति की बात करते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट, तो देखो दोस्तों, जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे आसपास का, इर्द गिर्द का जो एरिया के आसपास जो जो चीजें हैं, वो उसी को कहते हैं पर्यावरण। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, घर हैं, जीव जंतु रहते हैं, ये सब क्या है दोस्तों? हमारा पर्यावरण। जैसे कि सजीव रहते हैं, निर्जीव रहते हैं, जैविक और अजैविक, ये सब घटक होते हैं पर्यावरण के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण का नहीं है? तो आप लगा दे फिर ना, कौन सा? तो सजीव है, निर्जीव है, जैविक है, अजैविक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, है नहीं? जैसे कि क्या है, संबंध जो बताता है आसपास में, आपस में, तो यही सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को कहते हैं पारिस्थितिकी, है नहीं? इकोलॉजी। बात समझ में आई नहीं आई? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट कहां से लिया गया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इनी ENVIRONNES, इन्वारनेस, अर्थ का पड़ोस, इन्वारनेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वारनेस, फ्रेंच भाषा में इन्वारनेस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है पड़ोस, ठीक है भाई? अब देखो, परि प्लस आवरण, जैसे पर्यावरण है तो परि प्लस आवरण संधि आपने पढ़ी होगी आराम से, है नहीं? तो पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह है। तो पर्यावरण क्या है दोस्तों? जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह है। जैसे कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? सभी जीव जंतु, वनस्पतियां, कवक, बैक्टीरिया, ये सब जितने जिनमें जान है, वो सभी जैविक हैं। और अजैविक दोस्तों कौन से हैं? जो निर्जीव है, जो वायु है, मृदा है, पानी है, पर्वत है, नदी है, पठार है, मरुस्थल है, ये सब कैसे दोस्तों? अजैविक चीजें हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं वायुमंडल की, जो दोस्तों दे रखा है वायुमंडल, तो वायुमंडल देखो, पर्यावरण में क्या क्या घटक हैं? वायुमंडल हो गया दोस्तों, एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल हो गया, लिथोस्फीयर, और दोस्तों जलमंडल हो गया। तो वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ठीक है? तो स्थलमंडल में दोस्तों क्या क्या आते हैं? जैसे कि महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, मैदान, मिट्टी, तापमान और वर्षा, ये सब किसमें है दोस्तों? ये सब आते हैं स्थलमंडल के अंतर्गत। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है ना कि स्थलमंडल का छांट के बताइए, तो वह खोपड़ी घूमती है पूरी, ठीक है? ऊपर वाला कपाल खुल जाता है। तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है? अगर मैं जलमंडल की दोस्तों बात करता हूं, तो जलमंडल में क्या क्या आता है आप लोगों को पता होगा? महासागर, झील, नदी, तालाब, ग्लेशियर और झरने। महासागर हो गया, झील, नदी, तालाब, ग्लेशियर और झरने, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम दोस्तों क्या होता है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, एजी टॉन्सले का नाम क्यों? क्योंकि
पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था दोस्तों एजी टॉन्सले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एजी टॉन्सले ने दोस्तों किया था। और जैविक एवं अजैविक घटकों के द्वारा बनाया गया तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा बनाया गया तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या परितंत्र कहलाता है। ये सभी घटक एक दूसरे से मिलकर पारितंत्र का निर्माण दोस्तों करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र छोटे छोटे और बड़े से बड़े हो सकते हैं। भाई छोटे छोटे हो सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और बड़े से बड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आ जाइए देख, जैसे तालाब, तालाब में मछली रहती है, जलीय जीव रहते हैं, जलीय पौधे रहते हैं। ये भी क्या है दोस्तों? एक पारिस्थितिकी तंत्र है। या घर, जैसे हमारे घर में व्यक्ति रहते हैं, पालतू पशु रहते हैं, वस्तुएं, पृथ्वी है, पालतू पशु वस्तुएं, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा। ठीक है, पृथ्वी भी क्या है दोस्तों? एक पारिस्थितिकी तंत्र। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भी क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इकोसिस्टम जैव, वातावरण, अजैविक और जैविक है नी। तो जैविक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? तो जैविक और अजैविक या जीव और वातावरण एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी, जो पारिस्थितिकी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकले, या अर्नेस्ट हैकल भी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने द्वारा किया गया था दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? प्रमुख 3 घटक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दोस्तों 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो तीनों एक दूसरे पर दोस्तों निर्भर होते हैं। तो देखो दोस्तों, उत्पादक कौन से होते हैं? वे कारक जो भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें सूर्य का प्रकाश, जल विशेष कोशिकाएं होती हैं की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे कारक जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। और अपघटक दोस्तों वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। कुल मिलाकर ये है दोस्तों जो उत्पादक होते हैं। जितने पेड़ पौधे होते हैं ये खाना अपना स्वयं बनाते हैं, ये क्या है? उत्पादक है। उपभोक्ता, जैसे कि हम पेड़ पौधों से जो चीजें फल खा लेते हैं, कुछ सब्जी बना खा लेते हैं, या जितनी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, या और भी चीजें हैं, उनका हम यूज करते हैं, तो हम क्या है? हम है उपभोक्ता। और अपघटक क्या है दोस्तों? जैसे कि हम भी मर गए या कोई और चीज मर गई, सड़ गया, गल गया, तो उसको जो खाने वाले होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो होते हैं अपघटक। ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्पादक। देखो जो उत्पादक के बारे में, वे जीवधारी जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। उन्हें कहते हैं दोस्तों स्वपोषी। सभी वनस्पतियां एवं शैवाल क्या है? स्वपोषी हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल यहाँ पे होता है, CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, यानी O2 को छोड़ती है, इसे प्रकाश संश्लेषण से कहते हैं। तो CO और H2O पानी लेता है और क्लोरोफिल सूर्य से लेता है, तो C6H12O6 क्या बनता है? फूड, ग्लूकोज बन जाता है और O2 रिलीज कर देता है बाहर, है नहीं। उपभोक्ता दोस्तों कैसे कहते हैं? वे जीवधारी जो भोजन के लिए उत्पादकों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देख लीजिए, ये एक व्यक्ति है नहीं, इसको जरूरत है खाने की और गैस की। तो गैस मतलब ऑक्सीजन, वैसी वाली गैस नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? पेड़ पौधे देते हैं। तो C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने पर तो बनता है क्या? H2O प्लस के 683 कैलोरी ऊर्जा। तो रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेस्पिरेशन इंग्लिश में। उपभोक्ता के प्रकार, तो उपभोक्ता के 3 प्रकार दोस्तों होते हैं उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि उपभोक्ता के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। केवल वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, प्रथम उपभोक्ता। सर्वाहारी होते हैं दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता। जो सर्वाहारी मतलब किसे कहते हैं? जो मांस भी खा ले और पेड़ पौधे मतलब शाकाहारी चीजें भी खा ले, वनस्पति चीजें भी खा ले, यानी। और तृतीय उपभोक्ता दोस्तों होते हैं केवल मांसाहारी, तो मांस पर निर्भर रहने वाले होते हैं तृतीय उपभोक्ता। जैसे कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, केवल वनस्पति पर निर्भर होते हैं। कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी हो गया, गाय होगा, गिलहरी होगा, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गया, ये आते हैं दोस्तों प्रथम उपभोक्ता में। तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आता है? तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से? बकरी, गाय, गिलहरी, खरगोश, हिरन, हाथी। अगर दोस्तों द्वितीय पूछेगा तो मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया। ये सब कैसे हैं दोस्तों? वनस्पति तथा जंतुओं पर दोस्तों निर्भर रहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता दोस्तों कौन है? जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया। ये सब कैसे हैं दोस्तों?
ये सब है तृतीय उपभोक्ता दोस्तों। बात समझ में आई नहीं आई? और कैसे हैं दोस्तों? ये मांसाहारी होते हैं। और एक गिद्ध जो महाराजगंज में संरक्षण गिद्ध संरक्षण एक अभ्यारण्य है, गिद्ध संरक्षण अभ्यारण्य है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दोस्तों गिद्ध संरक्षण अभ्यारण्य है। अपघटक की बात करता हूं, डिकम्पोजर की बात करता हूं, इनमें सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, अर्थात ये किसी भी जीवधारी को नष्ट कर पुनः प्रकृति में विलीन कर देते हैं। ठीक है, पूरे जीवधारी को नष्ट कर देंगे और प्रकृति में दोबारा मिला देंगे, जैसे बैक्टीरिया होगा, कवक हो गया। प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है जिसको दोस्तों किसको? अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक अपघटक पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं प्रकृति में दोस्तों? अपघटक पाए जाते हैं भाई, अपघटक। नोवेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, तो नोवेल गैस वायु में क्या नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो रेडॉन गैस जो है दोस्तों नोवेल गैस में नहीं पाई जाती है। हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियोन पाई जाती है, तो वायु में नहीं पाई जाती है। तो नोवेल गैस दोस्तों कौन कौन सी है? ध्यान रखेंगे, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनोन हो गया और रेडोनॉन हो गया। ठीक है, तो रेडॉन नहीं है तो दोस्तों, तो रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैस दोस्तों क्या है? रेडॉन गैस, इसका एटॉमिक मास दोस्तों 86 होता है। रेडॉन गैस का एटॉमिक मास कितना है? 86। अधिकांशतः मिट्टी तथा चट्टानों में पाई जाने वाली गैस है, तो अधिकांशतः मिट्टी तथा चट्टानों में पाई जाती है। और दोस्तों जब ध्यान रखें, जब भूकंप वगैरह आता है तो रेडॉन की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है, क्योंकि ये मिट्टी और चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है भाई, मिट्टी और चट्टानों में क्या होगी? उथल पुथल होगी और उससे क्या हो? रेडॉन गैस रिलीज होगी, तो उसमें वातावरण में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। चट्टान मृदा आदि के निर्माण की प्रक्रिया में निकलती है ये दोस्तों। भूकंप की स्थिति में देखो, ये आ गया, भूकंप की स्थिति में ये गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है और रेडियो एक्टिव गैस है। कैसी गैस है दोस्तों? रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। पारितंत्र की जगह उत्पादकता के घटते क्रम में सही, तो जो सही क्रम है, तो सबसे पहले मैंग्रोव। तो दोस्तों पारितंत्र उत्पादकता के घटते क्रम में, मतलब जो उत्पादन करते हैं तो उसके घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव, फिर घास के मैदान, फिर झील, फिर सागर। ध्यान रखेंगे, तो सबसे ज्यादा किसमें? मैंग्रोव में, फिर घास के मैदान, फिर झील हो गया और फिर सागर हो गए। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैंग्रोव क्या होते हैं दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र सुंदरवन डेल्टा में है, तो मैंग्रोव वन ये दोस्तों ऐसे पौधे होते हैं जो नमकीन पानी में भी दोस्तों हो जाते हैं और इनकी जड़ें थोड़ी बाहर होती हैं। ठीक है, जो समुद्री वाला तट वाला क्षेत्र होता है तो ये वहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं आज के दौर में। क्योंकि ये जो मृदा का कटाव होता है उसको रोकते हैं, है नहीं? जो सुनामी वगैरह आती है उसको रोकते हैं, क्योंकि समुद्र के सहारे होंगे, तो ये नहीं एक दो पेड़ खड़ा है, काफी सारे एकदम सुंदरवन डेल्टा पर पूरे भर भर के खड़े हैं, है नहीं? तो जैसे सुनामी वगैरह वहां से आती है तो पहले इन पौधों से टकराती है, तो वहां तक आते आते शांत हो जाती है, तो उससे भी, और जो इनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं, इससे कटाव भी रुक जाता है। ठीक है, बहुत उपयोगी है दोस्तों ये जड़ें। नमकीन जल के तल छट में होती हैं दोस्तों इनकी, जहां जड़ें होती हैं ऑक्सीजन की कम मात्रा में जीवित रह सकती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कम मात्रा में जीवित रह सकते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात दोस्तों, कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं ये, और जड़ों को न्यूमेटोमर्स कहते हैं। तो इनकी जड़ों को दोस्तों पूछ लेगा कि बताइए भैया मैंग्रोव की जड़ों को क्या कहते हैं? न्यूमेटोमर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमेटोमर्स कहते हैं। 1976 में राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति की स्थापना की संरक्षण के लिए दोस्तों 1976 में 1976 में राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति की स्थापना करी थी 1976 में दोस्तों। क्यों? इनके संरक्षण के लिए। कहां पर? पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में, गुजरात में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो उड़ीसा के जो भितरकनिका द्वीप है या भितरकनिका सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, तो सबसे बड़ा तो कहां है? मैंग्रोव का सबसे बड़ा जो है दोस्तों कहां पर है? सुंदरवन डेल्टा में। और दूसरा कहां है? भितरकनिका, है नहीं? कहां पर है भितरकनिका? उड़ीसा में भितरकनिका। संयुक्त संघ ने वर्ष सन 2002 में को इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। वैश्विक शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में दोस्तों हुआ था। सतत विकास इनका संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष सन 2002 में किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सन 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का। तो सतत विकास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था सन 2002 में। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में दोस्तों ये हुआ था। अर्थव्यवस्था पे, पर्यावरण पे, वैश्विक स्तर पर, समाज पे, इन चीजों पर दोस्तों बात हुई थी। ठीक है, एसडीजी के कुछ चीजें रखी गई थी कि इनको पूरा करेंगे। तो सन 2015 में यूएनओ द्वारा 17 एसडीजी गोल रखे गए थे। तो 17 एसडीजी गोल रखे गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, जैसे शून्य गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, ठीक है, ये कुछ खाने फूड वूड से रिलेटेड थे, तो ये बहुत सारे 17 चीजें रखी गई थी। तो COP सम्मेलन 28वां क्लाइमेट से रिलेटेड है, और अगर कोप सम्मेलन जो 28वां है दोस्तों वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, तो पादप वृद्धि हेतु दोस्तों सबसे उपयुक्त है दोमट मिट्टी। पादपों की, तो पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दोस्तों? दोमट मिट्टी। 40% बलुई मिट्टी होती है, 40% सिल्ट मिट्टी होती है और 20% चिकनी मिट्टी होती है, ध्यान रखना इसमें। तो दोमट मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है? बलुई, सिल्ट और चिकनी मिट्टी से मिलकर बनती है। बलुई 40%, सिल्ट 40%, 20% चिकनी मिट्टी। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों एक दिशा होता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है नहीं, और अब घटक होते हैं। जैसे कि आधार पर, जैसे माना हमें एनर्जी मिल रही है, जैसे कि सपोज कीजिए पेड़ पौधों ने एनर्जी ली 10,000, कितनी एनर्जी ली दोस्तों? 10,000, तो 10% एनर्जी कम होती है नहीं। लिंडमैन, एक थे लिंडेमान थे, लिंडेमान के द्वारा, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों लिंडेमान के द्वारा एक 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 ऐसे कह सकते हैं, एक किससे कहेंगे, सपोज कीजिए कि किसी जैसे पेड़ पौधों को एनर्जी मिली 10,000 है नहीं, पेड़ पौधों को खाया किसी बकरी वगैरह ने, तो उसको एनर्जी 10% कम मिलेगी इसको, तो इसको मिलेगी कुल 1,000। तो उसमें से दोस्तों 10% कमी ऊर्जा वाली नियम है, तो फिर 10% कम होगा तो फिर 100, फिर 10% कम होगा फिर 10, फिर 10% कम होगा तो 1। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर किसी को 1,000 हुई है तो 10% कमी करेंगे तो कितना आएगा? हालांकि ये 9,000 होना चाहिए, 10% कम ऊर्जा वाला हो रहा है ना, तो ऐसा मान सकते हैं सीधा 10 दाम 100 कर दिया इसने, है नहीं, तो 10-10 के कम करता जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसी या ऐसा सुन लीजिए, ये थोड़ा सा गलत कर रखा है इसमें, क्योंकि जब 1,000 10,000 का हम 10% कम करें तो 100 का 90 करेंगे ना, तो 2020 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 9,000 आएगा, है नहीं, 9,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1,000 लिख रखा है। ठीक है, इसको छोड़े, मतलब कुल मिला के अगर आप किसी उत्पादक ने कोई चीज उत्पाद करी तो उसको बकरी ने खाया तो बकरी में 10% कम एनर्जी जाएगी, और बकरी को किसी इंसान ने खाया, शेर ने खाया, शेर में 10% कम ऊर्जा जाएगी, और भी। और जो शेर ने जो खाया है दोस्तों, उस बकरी को और शेर को खाया किसने? अब घटकों ने खाया, तो उनमें उससे भी 10% कम ऊर्जा जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो ऊर्जा का स्थानांतरण इस तरह से होता है। ठीक है, 10% की कमी ऊर्जा वाला लिंडमैन के द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना लिंडमैन के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम दिया गया है, कम ऊर्जा का नियम। दोमट मिट्टी की दोस्तों बात करता हूं मैं, अगर दोमट मिट्टी क्या होती है? 3 मिट्टियों का लगभग एक समान मिश्रण होता है दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी, तो बलुई मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। खाद्य जल एक संरेखीय में होता है, तो ए उत्पादक है, बी उपभोक्ता, सी ये क्या है? अपघटक होते हैं। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादप अतोपभिद, तो सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को अतोपभिद दोस्तों कहते हैं। इन्हें सन स्टोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? सन स्टोक भी कहा जाता है। स्वपोषी पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं दोस्तों? ये स्वपोषी दोस्तों पौधे होते हैं। आगे बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में नहीं उगने वाले पौधे शैवाल, तो एल्गी, जो एल्गी होते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में नहीं उगने वाले पौधे होते हैं। और ये कैसे होते हैं दोस्तों? अनसेल्युलर। कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर होते हैं और ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। छायादारी पौधों की अगर दोस्तों बात करते हैं, छायारागी पौधे, वे पौधे जो छाया में रहते हैं, इन्हें फोटोफोबस के रूप में जाना जाता है। तो वे पौधे जो छाया में रहते हैं, इन्हें फोटोफोबस के रूप में जाना जाता है। फर्न और मांस के पौधे, जैसे मरुभिद्ध की दोस्तों बात करता हूं, शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे। मरुभिद्ध क्या है दोस्तों? शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों कहते हैं मरुभिद्ध। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज, जो जीवाणु दोस्तों एक्टिनोमाइसीज का वह कवक को कहते हैं। ठीक है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज वह कवक को कहते हैं। संक्रमण बैक्टीरिया दोस्तों, ये संक्रमक बैक्टीरिया, ये अपघटक है, डिकम्पोजर। शैवाल हरी काई जैसी उत्पादक परितंत्र के स्थान पर होते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इकोटोन। तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को दोस्तों इकोटोन कहते हैं। यह दो समुदायों का सम्मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? दो समुदायों का सम्मिश्रण। बात समझेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक पतझड़ वन है, एक सदाबहार वन है। तो ऐसी स्थिति है जहां पर एक पतझड़ वन का जैसे पूरा एरिया है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वन है, ये पूरे इसमें है सदाबहार वन। ठीक है, और दोस्तों ये वन है पतझड़, ओहो पेड़ा ना, तो ये है दोस्तों पतझड़ वन, ये वाले एरिया के। तो ये जो एरिया होगा दोस्तों, तो कुछ एरिया दोस्तों ऐसा होगा जिसमें ये पतझड़ भी मिलेंगे और सदाबहार भी मिलेंगे कुछ एरिया में। तो इसे कहते हैं दोस्तों, ये दोनों जो यहाँ पे मिल रहे हैं एरिया, तो इसे कहते हैं दोस्तों इकोटोन। क्या कहते हैं इसको?
इकोटोन, जहां पे दो चीजें, दो समुदाय एक दूसरे को सम्मिश्रित कर रहे हैं। दलदली भूमि शुष्क एवं गीली क्षेत्र को कहते हैं, शुष्क होता है दोस्तों, और कैसा होता है, गीला क्षेत्र दोस्तों होता है, इसे कहते हैं दलदली भूमि। और मैंग्रोव वन स्थल और समुद्र दोनों में होते हैं, घास के मैदान, रेगिस्तान एवं जंगल का, ठीक है, जंगल का, घास के मैदान कहाँ होते हैं, रेगिस्तान एवं जंगल में होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इसमें इतना ही। मैंने आपको बताया इसकी 3 से 4 वीडियो बनेंगी दोस्तों, 4 वीडियो, 4 या लास्ट 5, और इसका मैं 2 से 3 बार आपको जब तक रिवीजन करा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी आपको वीडियो लगी जरूर आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।